क्या ये रतनगढ़ के राजकुमार है? राजकुमारी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहती है। जी राजकुमारी जी, ये कितने अच्छे लगते हैं देखने में, फिर आप इनके विषय में अपशब्द क्यों कह रही है? लता ने राजकुमार की देखते हुए बड़े ही प्यार से कहा, जैसे इससे सुंदर बात कोई कह भी नहीं सकता था। चुप हो जाओ तुम दोनों। आप सभी अपना अपना कार्य कीजिए। यहाँ वहाँ देखकर समय व्यर्थ न करें, अन्यथा हम बड़ी माँ से आप सबकी शिकायत कर देंगे। राजकुमारी दासियों को डांट लगाती है, जिससे दासियां अभी भी हंसते हुए राजकुमार आदवेद को देखे जा रही थी। राजकुमारी फिर से गुस्से में तमतमा जाती हैं। हमने क्या कहा आप सभी से? राजकुमारी मैथिली आंखें दिखाते हुए कहा। जी राजकुमारी क्षमा करें, कहते हुए वे सभी एक साथ जाने लगी। और आप दोनों हमारे साथ हमारे कक्ष में चलिए। राजकुमारी आदेश देते हुए लता हेमा से कहती हैं। जी राजकुमारी जी। हेमा और लता बुरा सा मुंह लेकर राजकुमारी के पीछे पीछे चल देती हैं। राजकुमारी मैथिली अपने कक्ष में जाती हैं कि वहां पहले से ही राजकुमारी दामिनी रहती है। राजकुमारी दामिनी मैथिली पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये हम क्या सुन रहे हैं? मैथिली कल आप महल में किसी को बिना बताए नील जंगल चली गई थी। आखिर आप अपनी हरकतों से कब बाज आएंगी? आप छोटी बच्ची नहीं रही। हमें ये बात कितनी बार समझानी पड़ेगी आपको? राजकुमारी दामिनी मैथिली को डांट लगाती हैं। वहीं मैथिली आंखें नीचे किए चुपचाप दामिनी की डांट सुनती रहती हैं। आप इस प्रकार से नहीं समझने वाली, हमें आपकी सुरक्षा के लिए कड़ी सेवक लगानी होगी। आपकी ये दो दासियां हेमा और लता, इनसे कुछ नहीं होने वाला। दामिनी हेमा और लता की बात करती है तो वो दोनों के चेहरे लटक जाते हैं। अब से आप दोनों राजकुमारी के साथ नहीं रहेगी। हम राजकुमारी के लिए किसी सख्त अंगरक्षक का इंतजाम करते हैं, जो आपको महल से एक कदम भी न निकालने दे। दामिनी हेमा और लता की ओर देखती हुई कहती हैं, जिससे उन दोनों का मुंह बुरा सा हो जाता है। किंतु जी हमने सबसे कहा है, अब हम बिना बताए महल से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। राजकुमारी मैथिली ने दामिनी से कहा। हमने कहा न एक बार, बस और एक शब्द भी नहीं मैथिल। दामिनी सख्त लिहाज में मैथिली से कहती है। उचित है जी, आपको जैसे भी हमारी सुरक्षा के लिए रखना है रख सकते हैं, किंतु हम हेमा और लता को कहीं नहीं जाने देंगे, वह दोनों हमारे साथ ही रहेंगी। मैथिली की बात सुनकर हेमा और लता दोनों एक दूसरे को देखते हुए खुश हो जाती है। ठीक है, हम अभी व्यवस्था करते हैं, कहते हुए राजकुमारी दामिनी मैथिली के कक्ष से चली जाती हैं। और यहाँ हेमा और लता राजकुमारी को खुशी से गले लगा लेती हैं। चलिए राजकुमारी जी, इसी खुशी में हम आज आपको बहुत अच्छे से तैयार कर देते हैं। वैसे भी आज विशेष सभा का आयोजन किया गया है। लता राजकुमारी मैथिली के बाल संवारते हुए कहती हैं। विशेष सभा? वो किस लिए? राजकुमारी मैथिली ने पूछा। अरे राजकुमारी, आप फिर से भूल गई। रतनगढ़ के राजकुमार आदवेद के लिए आज महाराज ने विशेष सभा का आयोजन किया है। हेमा राजकुमारी के गले में गहने पहनाती हुई कहती है। सच राजकुमारी जी, कितने अद्भुत दिखते हैं न राजकुमार आदेवद। कितनी भाग्यशाली होगी वह राजकुमारी जिनका विवाह राजकुमार आदवेद से होगा। हेमा राजकुमार की बात करते हुए उनमें ही खो जाती है। तभी लता उससे कहती है, हमारी राजकुमारी भी किसी से कम नहीं है सुंदरता में। कहीं वह भाग्यशाली राजकुमारी आप तो नहीं? हेमा और लता राजकुमारी से हंसते हुए कहती हैं, तुम दोनों उस दुष्ट व्यक्ति का गुणगान करना बंद करोगी? राजकुमारी खी जाकर उन दोनों से कहती हैं, क्यों राजकुमारी, क्या आपको राजकुमार आदवेद पसंद नहीं है? लता राजकुमारी की ओर देखकर कहती हैं, पसंद है? हमारा मतलब है कि बिल्कुल भी नहीं। हमें वह दुष्ट व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर एक शब्द और तुम दोनों ने उनका गुणगान या प्रशंसा करने की चेष्टा की तो हम जी से कहकर कोई दूसरी दासी ढूंढ लेंगे। राजकुमारी उन दोनों को झूठ की धमकी देकर कहती हैं, नहीं नहीं राजकुमारी, हम कदापि राजकुमार का गुणगान नहीं करेंगे। हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमारी। लता और हेमा राजकुमारी मैथिली के हाथ पांव दबाने लगी। उचित है, क्षमा करते हैं, कहते हुए राजकुमारी उन दोनों की हालत पर होंठ भींचे हंस पड़ती है। तभी दरबारी सबको सभा में उपस्थित होने के लिए सूचना देता है। सभा में सभी लोग उपस्थिति हो चुके थे। राजकुमारी अपनी दासियों संग सभा में उपस्थित होने आती हैं।
आज राजकुमारी ने नीले रंग का लहंगा चोली और उस पर सफेद रंग की चुनरी लिए थी। बालों में फूलों का श्रृंगार किए, माथे पर बिंदी, छोटी सी मंगतिका, गले में हल्की सी हार और हाथों में चूड़ियां पहने वह सभा में उपस्थित होती हैं। यूं तो राजकुमारी देखने में अधिक सुंदर रहती है कि उन्हें साज श्रृंगार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज उसकी दासियों ने उसे विशेष रूप से सजाया था, कारण राजकुमार आदवेद। राजकुमारी के आते ही राजकुमार आदवेद पहले से ही सभा में उपस्थित थे। वे राजकुमारी को देखकर शरारत भरी मुस्कान से मुस्कुराते हैं, जिससे राजकुमारी गुस्से से अपनी मुंह टेढ़ी कर लेती है। ये देख राजकुमार को और भी ज्यादा हंसी आ जाती है। क्या हुआ राजकुमार, आप तो अधिक प्रसन्न हो रहे हैं? राजकुमार उदय राजकुमार आदवेद से कहते हैं। जी नहीं राजकुमार, ऐसी कोई बात नहीं। आदवेद उदय से कहते हैं। वैसे हमें आपसे बड़ी ईर्ष्या हो रही है। राजकुमार उदय ने आदवेद से कहा। अच्छा, वो क्यों? राजकुमार उदय आदवेद ने पूछा। क्योंकि आपके आने से पूर्व रणथंभौर की राजकुमारियां विशेष सभा में हमारी ही प्रतीक्षा करती थी, किंतु जब से आप आए हैं वे सारी आपकी ओर आकर्षित होने लगी। राजकुमार उदय की बात सुनकर राजकुमार आदवेद को हंसी आ गई। ये तो बहुत गंभीर बात हो गई राजकुमार उदय। हाँ, अब इन भोली राजकुमारियों को कौन समझाए। इस पर दोनों मुस्कुरा उठे। तभी सभा में महाराज उपस्थिति होते हैं और राजकुमार आदवेद का परिचय सभा में उपस्थित सभी लोगों से करवाते हैं। पहले रानी कलावती, फिर राजकुमार पृथ्वी, राजकुमारी दामिनी और अंत में राजकुमारी मैथिली से। राजकुमार आदवेद, आप हमारी छोटी पुत्री राजकुमारी मैथिली से तो मिल ही चुके हैं। महाराज ने कहा। जी महाराज, किंतु उस समय हमारा परिचय ठीक से नहीं हो पाया था, है न राजकुमारी जी? राजकुमार आदवेद राजकुमारी मैथिली दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी राजकुमारी मैथिली अपने पिताश्री से कहती है, पिताश्री हम चलते हैं। कहाँ जा रही हैं आप राजकुमारी मैथिली? राजकुमार को रोशनी महल की खूबसूरती नहीं दिखाएगी आप? वह यहाँ के अतिथि है, उन्हें महल की सैर कराने का दायित्व आपका रहा। महाराज ने राजकुमारी मैथिली को विशेष दायित्व सौंपा, परंतु पिताश्री पृथ्वी उदय भाई सा है न, वह इन्हें महल की सैर करा देंगे। राजकुमारी बेमन से कहती हैं। राजकुमारी मैथिली, आपसे बेहतर रोशनी महल की सैर भला कोई नहीं करा सकता। आपको तो महल के हर एक दिशा का ज्ञात है। राजकुमार उदय ने मैथिली को ताना मारते हुए कहा। राजकुमार उदय, उचित कह रहे हैं राजकुमारी, आप राजकुमार आदवेद को महल घुमा लाए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। महाराज राजकुमारी मैथिल से कहते हैं। उचित है पिताश्री। राजकुमारी मैथिली रूखे हुए सी कहती है। तो चले राजकुमारी मैथिल। राजकुमार आदवेद ने राजकुमारी मैथिली से कहा। जी चलिए। मैथिली ने बेमन से कहा। वह दोनों महल के गलियारों से होकर गुजर रहे थे। राजकुमारी मैथिली मन ही मन भिनभिना रही थी। अगर पिताश्री ने नहीं कहा होता तो हम एक क्षण के लिए भी इन्हें महल घुमाने नहीं लेकर आते, और वो हेमलता, ये भी हमें इन दुष्ट व्यक्ति के साथ छोड़कर चली गई। उन्हें तो हम बताते हैं, पहले इस दुष्ट से तो निपट ले। जी कुछ कहा आपने राजकुमारी जी? राजकुमारी के भिनभिनाने की आवाज राजकुमार के कानों में पड़ गई। जी नहीं तो, हमने तो कुछ नहीं कहा। अगर आपका महल घूमना हो गया हो तो हम चलते हैं, मैथिली ने कहा। वैसे महल तो बहुत ही खूबसूरत है, जैसा सुना था उससे भी अधिक सुंदर और आकर्षक है। हमारा तो मन कर रहा है कि इन्हें देखते ही रहे। राजकुमार अद्वैत ने मैथिली की ओर देखकर कहा। उचित है, उसके लिए भी हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है। आप वहाँ बैठ जाए आराम से और महल को देखते रहें, जब तक मन न भर जाए आपका। राजकुमारी मैथिली राजकुमार को बैठना की जगह दिखाती हुई कहती हैं। अब एकांत में बैठने का क्या लाभ? अगर कोई साथ दे तो, हमारा मतलब है कि कोई साथ में बैठे और यूं ही उन्हें देखते रहे। राजकुमार कहते हुए राजकुमार की ओर देखने लगते हैं, जैसे वो उन्हीं से कह रहे हों। जी आप कहना क्या चाहते हैं राजकुमार? राजकुमारी तीखी नजरों से राजकुमार को देखकर कहती हैं। हमारा मतलब है कि हम दोनों का तो परिचय भी ठीक से नहीं हो पाया, तो हम यहाँ कुछ क्षण बैठकर एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। राजकुमार आदवेद मैथिली को मनाते हुए कहता है। जी नहीं, हम आपसे बहुत ही अच्छे से परिचित हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। मैथिली दांत भींचते हुए कहती है।
अच्छा तो बताएं हम आपको कैसे लगे। आदवेद आराम से बैठ जाते हैं और अपने हाथ गालों पर रखते हुए राजकुमारी की बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। आप एक दुष्ट और निर्दय व्यक्ति है। निर्जीव और मासूम से जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें बड़े ही बेरहमी से उनकी हत्या कर देते हैं। यही है आपका परिचय। राजकुमारी गुस्से से कहती है। अच्छा आपने कब देख लिया हमें जानवरों का शिकार करते हुए, उन्हें बेरहमी से मारते हुए? बताए। राजकुमार आदवेद भी पूछने लगते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा था। आप नील जंगल में शेर का शिकार कर रहे थे इसलिए तो वह हमारे समीप आ पहुंचा था। अगर आप शिकार नहीं कर रहे होते तो वह शेर भयभीत न होता और न वो हमारे समीप आता। राजकुमारी एक सांस में कहती रही। अच्छा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हमने तो आपके प्राण बचाए, आपकी सहायता की, आपको नील जंगल से सुरक्षित बाहर निकाला और आप हमें ही दोष दे रही है। राजकुमार आदवेद भी राजकुमारी से कहने लगे, क्योंकि आप दोषी हैं। आपके कारण हम जंगल का मार्ग भूल गए। हम तो केवल सफेद मयूर का नृत्य देखने गए थे। हमारी दासियां को जब हम नहीं मिले तो उन्हें महल वापस जाना पड़ा और इसी कारण महल में सबको पता चल गया कि हम बिना बताए नील जंगल गए थे। राजकुमारी मुंह ऐंठती हुई कहती गई। वाह राजकुमारी जी, और हमने आपको घोड़े पर बैठकर जंगल से बाहर निकाला, उसे आप क्या कहेंगी कि हम आपको जबरन उठा ले जा रहे थे? राजकुमार अपने पक्ष में कहते रहे लेकिन मैथिल को उनकी बातों पर विश्वास न हुआ। जी आपके ही कारण सब कुछ हुआ और डांट हमें सुननी पड़ी, पिताश्री से, बड़ी माँ सास से और यहाँ तक कि जीजी से भी। वो दोनों पूरी तरह से झगड़ रहे थे, आपस में बहस कर रहे थे। आप एक नक्चरी राजकुमारी हो, आदवेद ने मैथिली को कहा। क्या कहा आपने? हम नकचरी हैं। जाकर शीशे में अपना चेहरा देखिए, राजकुमार वानर से कम नहीं लगते हैं आप। मैथिली ने भी ताव में कह दिया। कभी आइएगा हमारे रणथंभौर में, वहां की राजकुमारियां हम पर अपने प्राण न्यौछावर करती हैं। राजकुमार आदवेद भी ताव में आते कहते हैं। अच्छा, तब तो वह राजकुमारियां सुंदर तो होगी किंतु उनके पास बुद्धिमता की कमी होगी। राजकुमारी मैथिली फिनकी हंसी हंसते हुए कहती हैं। हाँ हाँ हंसिए और जोर से हंसिए। राजकुमार आदवेद राजकुमारी के हंसने पर कहते हैं। हमें आपके साथ व्यर्थ की बातें कर करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं। राजकुमारी मैथिली अपनी हंसी रोकते हुए कहती हैं। आप भूल रही है राजकुमारी, हम आपके अतिथि हैं और हमारी हर बात सुनना आपका कर्तव्य। राजकुमार आदवेद शाही अंदाज में कहता है। उचित है, आप कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? राजकुमारी भी उसी अंदाज में कहती हैं। इस समय हमें महल घूमना है। राजकुमार आदेश देता हुआ कहता है। राजकुमारी मैथिली ताली बजाती है और तुरंत ही एक दासी आकर खड़ी हो जाती है। आज्ञा राजकुमारी जी। दासी उपस्थिति हो जाती है। राजकुमार आदवेद को रोशनी महल घूमना है, आप इन्हें महल घुमा दीजिए और ध्यान रखें किसी भी प्रकार का इन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये थक गए हो तो इनके पैर भी दबाना ताकि इन्हें राहत मिले। इतने कहते ही राजकुमारी मैथिल राजकुमार आदवेद को शरारत आंखों से देखने लगती हैं और वहां से चली जाती हैं। उन दोनों की नोक-झोंक और आपसी तकरार की शुरुआत हो जाती है। कहानी जारी रहेगी। कहानी से कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।